वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के टॉपिक में हम संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं। इसके अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है, या हमें चुनना क्या है, हमें चुनना उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णयों को एक चुनौती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को एक चुनौती थी। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना, यह कथन भी सही है। 7वीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तित किए गए, जी हाँ, यह कथन भी सही है। अगला कथन है, न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर प्रतिबंध, यह कथन भी सही। तो इसके सभी कथन 1, 2, 3, 4 सत्य हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद का कारण था, यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। अगला कथन है, यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। अगला कथन है, इसे राज्य विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। तो इसका कथन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि संसद के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? 54वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 यानी 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में किया गया था, जिसके अंतर्गत दल बदल विरोधी का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन या 64वां संविधान संशोधन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी संविधान संशोधन में अपनाई जाती है? संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं की संस्तुति के आधार पर। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि संविधान संशोधन में ये तीनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जिसमें संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर तथा विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों की आधी विधायकों के फलस्वरूप संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। लेकिन संविधान में कई ऐसे कई अनुच्छेद 2 और 3 हैं, जिसमें संसद सामान्य कानून के द्वारा भी संशोधन कर सकती है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से प्रारंभ होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से प्रारंभ होती है। अगला दिया, संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन की पुष्टि हेतु जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि इसमें संशोधन की पुष्टि हेतु जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। अगला कथन है, अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता तथा राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार कर सकता है। तो यह कथन भी गलत
हो जाएगा कि राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार कर सकते। चलिए अगला इस प्रकार हमारे असत्य कथन 2 और 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कथन 2 और 3 असत्य हैं। संसद या कुछ मामलों में राज्य पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इसकी पुष्टि करने हेतु किसी प्रकार जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाता है, परंतु राष्ट्रपति को इस विधेयक पर पुनर्विचार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन हेतु अपनाई जाने वाली विधि विशेष बहुमत की प्रक्रिया पर विचार करें। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 होनी चाहिए। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि संसद के सदस्यों की संख्या 1/3 नहीं बल्कि कम से कम आधी होनी चाहिए। अगला कथन है संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। तो यह कथन सही है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल एक सही है। चलिए केवल एक गलत है। हमें चुनना था कौन सा कथन गलत है। तो केवल एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उन संशोधनों की पहचान कीजिए जिनके लिए राज्यों के में से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पहला कथन है केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इनमें संशोधन के लिए उनकी राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा है जनप्रतिनिधि से संबंधित। तो यह कथन भी सही। इन दोनों कार्यों के लिए इन दोनों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष करना 15वां संविधान संशोधन। तो यह कथन बिल्कुल सही है। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अगला कथन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों का वेतन संबंधी 45वां संविधान संशोधन। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह 45वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि 54वां यानी 54 संविधान संशोधन था। अगला कथन है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी 74वां संविधान संशोधन। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी या अनुच्छेद 74(1) को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ना कि 2वें संविधान संशोधन था। तो इसमें से हमें चुनना था कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सुमेलित है बाकी दोनों गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। हमें सुमेल करना है। तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 77वें संविधान संशोधन द्वारा नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया था। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक तो होता है क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल है। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है। तो यह गलत हो जाएगा। अगला है हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। यह कथन भी गलत है। अगला कथन है संविधान में मौजूद सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। यह कथन भी सही। हमें चुनना था कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान में समय समय पर संशोधन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है यह मानवाधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। यह मानवाधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। यह कथन भी सही। तो इसके कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद
के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण, विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन, अति निर्धन लोगों के लिए मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन। एमनेस्टी एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। यह संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों तथा उसके उल्लंघन पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करता है। इस संस्था की रिपोर्ट विश्व के विभिन्न देशों के लिए मानक होती है।